हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लाइमैक्स कैंपस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पर डिस्कशन कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर का। वह जैव प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। ठीक है, कहता है कि वह जैव प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में क्या है, ऊर्जा का उत्पादन यानी ऊर्जा प्राप्त होता है, क्या कहलाता है। ए नंबर में है श्वसन, बी नंबर में है पोषण, सी नंबर में है उत्तेजनशीलता, डी नंबर में है उत्सर्जन। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए श्वसन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, ठीक है, जो खाना को क्या करते हैं, पचाते हैं। ठीक है, तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ए है पित्तशय में, बी है अग्नाशय रस में, सी है आंत्र रस में, डी है जठर रस में। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी अग्नाशयी रस में। ठीक है ना, तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम अग्नाशयी रस में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सजीव में निम्न में कौन से जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। सजीव मतलब जिंदा, वे जीव जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। जो वृद्धि करते हैं, ठीक है, जो सांस लेते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। समझ गए, हम लोग पिछले वीडियो में आपको सजीव के बारे में बताया था। तो इसमें 3 नंबर में कहता है सजीव में निम्न में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। श्वसन, पोषण, जनन, डी है इनमें से सभी। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। ठीक है, सजीव क्या करते हैं, श्वसन करते हैं यानी सांस भी लेते हैं, पोषण भी होता है, जनन भी करते हैं। ठीक है ना, तो इनका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। तो अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, ठीक है ना, तो दांत के द्वारा ए नंबर में है, बी नंबर में है भोजन रसधनी के द्वारा, सी नंबर में है केंद्रक के द्वारा, डी नंबर में है कूटपात के द्वारा। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी कूटपात के द्वारा। ठीक है, तो अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, कूटपात के द्वारा, कूटपात के द्वारा ग्रहण करता है। आप लोग इसको याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पैरामीशियम एवं अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में पाए जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं। ठीक है, ए नंबर में है स्वपोषण, बी नंबर में है मृतजीवी, सी नंबर में है परजीवी, डी नंबर में है प्राणिसम। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी प्राणिसम। ठीक है, तो पैरामीशियम एवं अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में पाए जाने वाले पोषण की विधि को क्या कहते हैं, तो प्राणिसम कहते हैं। चलिए इस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं।
एक कोशिकीय जीव, तो वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका, केवल एक कोशिका का बना होता है, उसको क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। समझ गए? जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव है। और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव उस जीव को कहते हैं जिसका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है। ठीक है, जिसका शरीर एक से अधिक यानी बहुत सारे कोशिकाओं का बना होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे पक्षी हो गया, जानवर हो गया, मनुष्य हो गया, ये सब क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। इनके शरीर क्या है? बहुत सारे कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों को उदाहरण के द्वारा एक पिक्चर दिखाकर आप लोगों को समझाते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए, ये देखिए इधर एक कोशिकीय जीव, एक कोशिक जीव। ठीक है ना? तो हम लोग बता चुके हैं आप लोगों को वैसे जीव जिनका शरीर केवल और केवल एक कोशिका का बना होता है। जैसे यहाँ देख लीजिए बैक्टीरिया, प्रोकार्योटिक, ठीक है, पैरामीशियम, देखिए पैरामीशियम हम लोग पढ़े थे अभी तुरंत पैरामीशियम के बारे में। ये अमीबा, ठीक है, ये सब का शरीर क्या है? एक कोशिका का बना होता है, तो इसे क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उदाहरण में क्या हो जाएगा? अमीबा, पैरामीशियम, प्रोकायोटिक, बैक्टीरिया। ठीक है, तो इधर देखिए, इधर देखिए, इधर है बहुकोशिक जीव। यहाँ ये क्या है? बहुकोशिक जीव, वैसे जीव जिनका शरीर एक कोशिक, हम अभी तुरंत बताए हैं वैसे जीव जिनके शरीर एक से अधिक कोशिका यानी बहुत सारे कोशिकाओं का बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए मोर का चित्र दिया हुआ है, आम का पेड़ का चित्र दिया हुआ है, बहुत सारे पेड़ हैं, आम का पेड़ है, आपको अमरूद का पेड़ हो जाएगा, यानी जितने भी पेड़ होंगे वे क्या है? बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है ना? कुछ पेड़ होते हैं जो एक कोशिका के भी बने होते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको बाद में पढ़ेंगे। तो आप लोग उम्मीद है ये समझ गए होंगे फिगर देखकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है, तो किस में बदल देता है उसके बारे में बताना है। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को किस में बदल देता है? ए नंबर में है पेप्टोन में, बी नंबर में है एमिनो अम्ल में, सी नंबर में है वसा अम्ल में, डी नंबर है ग्लूकोज में। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए ही, पेप्टोन में। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोन में। आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एटीपी में फास्फेट की संख्या होती है, तो फास्फेट की संख्या कितनी होती है एटीपी में? तो एटीपी में फास्फेट की संख्या जो होती है, ए नंबर में है 1, बी नंबर में है 2, सी नंबर में है 3, डी नंबर में है 4। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा। हम लोग 78 क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, अभी 7वां क्वेश्चन ही है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 3। ठीक है, एटीपी में फास्फेट की संख्या 3 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ए नंबर में है श्वास, बी नंबर में है श्वसन, सी नंबर में है निश्वासन, डी नंबर में है उत्सर्जन। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए।
इसका आंसर हो जाएगा ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्वासोच्छ्वास। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग। मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाते हैं। तो मनुष्य के ट्रैकिया में क्या पाए जाते हैं? उपस्थित के बने पूर्ण बलय, उपस्थित के बने अपूर्ण बलय, क्यूटिकल के बने पूर्ण बलय, क्यूटिकल के बने अपूर्ण बलय। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, उपस्थित के बने उपस्थित के बने अपूर्ण बलय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है? चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए। थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। दांत के सबसे ऊपरी परत है डेंटाइन, इनामेल, अस्थि, डी है क्राउन। चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। दांत के जो सबसे ऊपरी परत होते हैं, ऊपर वाले परत, उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, इनामेल। दांत के सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर पर चलते हैं। मनुष्य में श्वसन वर्णक पाए जाते हैं। तो मनुष्य में श्वसन वर्णक कहाँ पाए जाते हैं? ए नंबर में है क्लोरोफिल में, बी नंबर में है हेमोग्लोबिन में, सी नंबर में है कैरोटीन में, डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं में। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, हीमोग्लोबिन में। ठीक है ना, मनुष्य में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन में पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए, कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है, यानी कीट किससे सांस लेते हैं? ठीक है, ए है गिल्स, बी है फेफड़ा, सी है ट्रैकिया, डी है गिल्स कोस्ट। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ट्रैकिया। ठीक है ना, तो कीटों का में प्रमुख श्वसन अंग ट्रैकिया है। ठीक है, चलिए इस पर कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। ए नंबर में देखिए गिल्स है। तो हम लोग पीछे वीडियो में पढ़े थे कि मछली का श्वसन अंग क्या है? गिल्स है। ठीक है ना, हिंदी में क्या कहते हैं? गलफड़ा। ठीक है ना, तो आप लोगों को दे सकता है ऑप्शन में, गिल्स नहीं देकर गलफड़ा दे देगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, गिल्स को ही गलफड़ा कहते हैं। ठीक है ना, तो मछली किससे सांस लेते हैं? तो गिल्स से लेते हैं। ठीक है, और मनुष्य फेफड़ा से सांस लेता है। मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, ये सब किससे सांस लेते हैं? फेफड़ा से लेते हैं। ठीक है, और कीट पतंग किससे लेते हैं? तो ट्रैकिया से लेते हैं। जैसे तेलचट्टा हो गया, आपका मच्छर हो गया, जितने भी कीट पतंग होंगे, फितिंगी, जितने भी कीट पतंग हैं, वो किससे सांस लेते हैं? तो ट्रैकिया से सांस लेते हैं। ठीक है ना, तो उनका श्वसन अंग हो जाएगा ट्रैकिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कोशिका में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है? ठीक है, चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, एटीपी। एटीपी क्या है? रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। ठीक है ना, यौगिक। चलिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कोशिका में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है? तो हो जाएगा वो एटीपी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। पौधों में श्वसन की प्रक्रिया जंतु के श्वसन से निम्नलिखित में किस तरह भिन्न होती है? ठीक है,
पौधों में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो जंतुओं से किस प्रकार अलग होती है? तो ए नंबर में है पौधे के प्रत्येक भाग में अलग अलग श्वसन होता है। बी नंबर में है पौधों में जंतुओं के तरह श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। सी नंबर में है जंतुओं में पौधों की अपेक्षा श्वसन की गति तेज होती है। डी है इनमें से सभी। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ठीक है ना? तो देखिए क्या है पहला ऑप्शन, देखिए क्वेश्चन सबसे पहले देखिए पौधे क्या कहता है। पौधे में श्वसन की प्रक्रिया जंतुओं के श्वसन से निम्नलिखित में किस तरह भिन्न यानी अलग होती है? ठीक है, ए नंबर में है पौधे के प्रत्येक भाग में अलग अलग श्वसन होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि पौधों में जो है पौधे के प्रत्येक भाग में अलग अलग श्वसन होते हैं। ठीक है, ये भी सही है। बी नंबर देखिए पौधों में जंतुओं के तरह श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। ये भी सही है। जंतुओं में पौधों की अपेक्षा श्वसन की गति तेज होती है। जंतुओं में क्या होती है? पौधों की अपेक्षा श्वसन की गति तेज होती है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? ए नंबर में है केवल नीचे की ओर, बी है केवल ऊपर की ओर, सी है ऊपर और नीचे दोनों की ओर, डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, ऊपर और नीचे दोनों की ओर। ठीक है ना? तो फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होती है? तो ऊपर और नीचे दोनों की ओर होती है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पादम में जाइलम उत्तरदायी है। यह आप लोग जो है क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है ना? तो ए नंबर में है जल का वाहन, बी है भोजन का वाहन, सी नंबर में है एमिनो अम्ल का वाहन, डी नंबर में है ऑक्सीजन का वाहन। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए, फिर उसके बाद मैं आंसर करूंगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, जल का वाहन। पादम में जाइलम उत्तरदायी क्या है? तो जल का वाहन करने के लिए। ठीक है ना? तो पादम में जाइलम का काम क्या है? जल का वाहन करता है। ठीक है ना? चलिए चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। ए नंबर में है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, बी नंबर में है O2 यानी ऑक्सीजन, सी नंबर में है पायरोवेट, डी नंबर में है नाइट्रोजन। निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहती है? तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, युगलीना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? ए नंबर में है प्राशनन, बी नंबर में है विसरण, सी नंबर में है अवशोषण, डी नंबर में है रसारोहण। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, विसरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन पौधों में जल का संवाहक ऊतक है? अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं जल का संवाहक कौन है, तो फिर भी आप लोग आंसर करिए, फिर भी हम ऑप्शन देते हैं। ए है जाइलम, बी है फ्लोएम, सी है चालनी नलिका, डी है मूलरोम। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक, जाइलम हो जाएगा। ठीक है ना? जल का संवाहक ऊतक है जाइलम पौधों में। ठीक है ना? चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में रक्त
पट्टिकानुओं का मुख्य कार्य है। यानी शरीर में जो रक्त होता है, रक्त पट्टिकानुओं जो होता है उसका मुख्य काम क्या है? ए है प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना, बी है श्वसन गैसों का परिवहन, सी है रक्त के जमने में सहायता करना, डी है उत्सर्जन। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, रक्त जमने में सहायता करना। ठीक है ना। शरीर में रक्त पट्टिकानुओं का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त के जमने में सहायता करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। ठीक है ना। तो मनुष्य का पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? ठीक है ना। तो ए नंबर में है मुख गुहा से, बी नंबर में है ग्रसनी से, सी नंबर में है अमाशय से, डी नंबर में है छोटी आंत से। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ए, मुख गुहा से। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग खाना मुंह में लेते हैं और चबाते हैं, तो यहीं से क्या होता है, हमारा पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाता है। यानी हमारे मुंह से ही क्या होता है, पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दंत अस्थिक्षय का कारण है, यानी दांत खराब होने का क्या कारण है? मीठी चीज़ों का खाना, बी में है दांतों की सफाई ना करना, सी है बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होना, डी है इनमें से सभी। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ठीक है ना। दांत जो है, आप मीठा चीज़ खाइएगा, दांत आपका क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। दांत की सफाई नहीं करिएगा तो फिर भी आपका दांत खराब हो जाएगा। अब बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण जो होगा तो वो आपके दांत को क्या करेगा, ख़राब करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, थोड़ा धुंधला दिखाई देता होगा। ठीक है, थोड़ा हाई क्वालिटी में कर लीजिएगा। मनुष्य में कौन से उत्सर्जी अंग नहीं है? मनुष्य में कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? उत्सर्जी अंग वैसे अंगों को कहते हैं जो हम लोग जो भोजन खाते हैं। ठीक है ना। कुछ भोजन क्या होते हैं हमारे शरीर में अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है। और जो भोजन हमारे शरीर नहीं ले पाते हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। उसे ही उत्सर्जन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो चलिए, मनुष्य में कौन सा उत्सर्जी अंग है, नहीं है? फेफड़ा, यकृत मतलब लीवर, सी है अग्नाशय, डी है ब्रेक। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, अग्नाशय। ठीक है ना। ये हमारे क्या है, उत्सर्जी अंग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग का चिपचिपे दर्भ को क्या कहते हैं? आप लोग देखते होंगे रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे दर्भ होते हैं। ठीक है ना, होते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? ए नंबर में है प्लाज्मा, बी नंबर में है सीरम, सी नंबर में है विमाणु, डी नंबर में है लसिका। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए ही, प्लाज्मा। ठीक है ना। रक्त में जो हल्के पीले रंग के चिपचिके जो दर्भ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्लाज्मा कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए। फुफ्फुस सिराएं हृदय के किस बेसम में खुलती है? फुफ्फुस सिराएं जो होती है वो हृदय के किस बेसम में खुलती है? तो ए है बायां अलिंद, बी है दायां निलय, सी है दायां अलिंद, डी है बायां निलय। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, बायां अलिंद। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए। रक्तचाप मापने के विशेष उपकरण को क्या कहते हैं? ठीक है ना। यानी बीपी मापने के विशेष उपकरण को क्या कहते हैं? बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। आप लोग देखते होंगे डॉक्टर को हाथ में
एक कपड़ा लगाता है, कपड़ा जैसा लगाता है, ठीक है ना, ठीक है ना, वही होता है बीपी मशीन, यानी ब्लड प्रेशर मापने की मशीन होती है। तो बोलता है रक्तचाप मापने का विशेष उपकरण को क्या कहते हैं, यानी जो उपकरण होता है जो हाथ में लगाते हैं डॉक्टर, और जो मशीन होता है उसको क्या कहते हैं। तो ए है स्फिग्मोमैनोमीटर, बी है लैक्टोमीटर, सी है स्टेथोस्कोप, डी है एमीटर। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ब्रिक किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, मतलब किडनी, ब्रिक मतलब गुर्दा, किडनी को ही ब्रिक कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे किस प्रक्रम के उस हिस्सा है। तो आप लोग चैप्टर 1 पढ़िएगा तो देखिएगा, तो उसमें होगा ये जो है उत्सर्जन के हिस्सा है, ठीक है ना। आप लोग पहला चैप्टर पढ़िएगा, पहला चैप्टर जैव प्रक्रम जो है उसको पढ़ा कीजिए, पढ़िएगा तो आप लोगों को अब समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। यूरिया जो होती है हमारी वो रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, फेफड़ों से, यकृत से, श्वास नलिका से, वृक्क से। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा बी यकृत, यानी लीवर से, ठीक है ना। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं, ठीक है ना। पौधा जो है अपने अपशिष्ट पदार्थों को किस रूप में बाहर निकालता है उसके बारे में पूछता है, ठीक है ना। तो पौधों में उत्सर्जी पदार्थ हैं गोंद, टैनिन, रेजिन, इनमें से सभी। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। पौधे जो हैं अपने अपशिष्ट पदार्थ को जो है बाहर निकालते हैं, वो गोंद के रूप में निकालते हैं, टैनिन के रूप में भी निकालते हैं, रेजिन के रूप में भी निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन, 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। ए है बबूल, बी है कनेर, सी है पीपल, डी है चीर। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी चीर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन कहता है मनुष्य में रक्त क्षमता है, फेफड़ा में, वोमेन संपुट में, कुंडलित नलिका में, मूत्रवाहिनी में। मनुष्य में रक्त कहाँ क्षमता है, ठीक है ना। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी वोमेन, वोमेन संपुट में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिक, ब्रिक एक भाग है, ब्रिक किसका भाग है, उत्सर्जन का भाग है, ठीक है ना। इसका ना ए ही सही हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा ब्रिक किसका भाग है, बार बार क्वेश्चन आएगा आपको। ये एक उत्सर्जन का भाग है, ब्रिक मतलब किडनी या आप गुर्दा भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए 33 नंबर में कहता है प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है ना। हमारे पास 2 गुर्दे होते हैं, ठीक है, 2 किडनी होते हैं। तो बोलता है कि प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं। तो ए है लगभग 10 लाख, बी है लगभग 12 लाख, सी है लगभग 9 लाख, डी है लगभग 18 लाख, 8 लाख। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा लगभग 12 लाख, ठीक है ना। लगभग 12 लाख नेफ्रॉन हमारे गुर्दे में होते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए,
पादम में जाइलम का कार्य है। देखिए ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ था, ये लगा के तीसरे बार है। उम्मीद है आप लोग आंसर कर दिए होंगे अभी तक में। चलिए फिर भी आप लोग आंसर कीजिए। ए है जल का वाहन, बी है भोजन का वाहन, सी है अमीनो अम्ल का वाहन, डी है ऑक्सीजन का वाहन। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए जल का वाहन। तो आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को समझा कीजिए और उसका आंसर को भी समझा करिए, ठीक है ना, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, क्वेश्चन को समझना है और उसके आंसर को समझना है। तो पादम में जाइलम का जो कार्य होता है वो जल का वाहन करने का काम होता है, ठीक है ना। चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए। श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है कहलाता है। श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है क्या कहलाता है? वायव्य श्वसन, अवायव्य श्वसन, किण्वन कोशिकीय श्वसन। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी अवायव्य श्वसन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए। पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। पानी मतलब जल ही होता है, ठीक है। चलिए आप लोग इसका आंसर आप खुद करिए। जाइलम नलिका द्वारा, फ्लोएम द्वारा, मृदुतक द्वारा, द्रुडोतक द्वारा। चलिए आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए ही, जाइलम नलिका द्वारा, ठीक है ना। चलिए 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? पौधों में जो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जो होता है वो किस रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में, स्टार्च के रूप में, या प्रोटीन के रूप में? चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, सुक्रोज के रूप में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए। बाष्पोत्सर्जन एक क्या है? ठीक है, शारीरिक प्रक्रिया है या भौतिक प्रक्रिया है, सी में है रासायनिक प्रक्रिया है, डी है पारिस्थितिक प्रक्रिया है। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। बाष्पोत्सर्जन, जब पानी में उबाल होता है तो पानी क्या होता है? बाष्प बनकर उड़ता है, ठीक है ना। वो क्रिया क्या कहलाता है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी, भौतिक प्रक्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में जो है ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो ए नंबर में है संयोजन के क्रिया के द्वारा, बी है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, सी है अपघटन के द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। तो मानव के हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना है? ठीक है, तो 120 mmHg, बी है 150 mmHg, सी है 90 mmHg, डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 120 mmHg, ठीक है ना। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब जो है लगभग 120 mmHg है, आप लोग याद रखिएगा।
चलिए 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। ठीक है, ये VBI क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। ए है जड़, बी है तना, सी है पत्ता, डी है फूल। इसका आंसर हो जाएगा सी, पत्ता में। ठीक है ना, पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो पत्ता में होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द्विखंडन होता है, द्विखंडन किस में होता है। अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया में, इनमें से सभी में। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए 42 नंबर का। इसका आंसर हो जाएगा ए, अमीबा में। ठीक है ना, द्विखंडन किस में होता है, तो अमीबा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क उत्तरदायी है, यानी मस्तिष्क का क्या काम है। ठीक है ना, सोचने के लिए, ए है, बी है हृदय स्पंदन के लिए, सी है शरीर को का संतुलन बनाए रखने के लिए, डी है इनमें से सभी के लिए। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी के लिए। ठीक है ना, तो मस्तिष्क का जो है काम होता है वो सोचने के लिए भी होता है, हृदय को स्पंदन करने के लिए भी होता है, और शरीर पूरे हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए भी मस्तिष्क का कार्य होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है ना, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है पौधे में, तो कौन सा गैस यानी कौन सा ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। ए नंबर में है जल, बी है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सी है ग्लूकोज, डी है डिक्टियोजोम से। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, जल से। ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो जल से निकलता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम पाया जाता है, ए है क्लोरोफिल में, बी है लाल रक्त कण में, सी है वर्णी लवक में, डी है श्वेत रक्त कण में। इसका आंसर करिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ए, क्लोरोफिल में। ठीक है ना, मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो हरे पौधे में पाए जाते हैं। ठीक है ना, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, वृक्क एक भाग है उत्सर्जन तंत्र का, परिवहन तंत्र का, श्वसन तंत्र का, इनमें से कोई नहीं का। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। वृक्क किसका भाग है, तो उत्सर्जन भाग का है। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्सर्जन तंत्र का भाग है। 47 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। इथाइल एल्कोहल जो होते हैं वो किस प्रकार के श्वसन में बनते हैं। तो ए नंबर में है वायव्य, बी नंबर में है अवायव्य, सी नंबर में है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, अवायव्य। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीन है, तो ऑक्सीन क्या है, वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, या कार्बोहाइड्रेट है। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में
हल करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा एंजाइम और हार्मोन्स में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो हम लोग आगे, या आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे वीडियो में हम बता देंगे इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि रक्त का कौन सा जो अवयव घायल स्थान, यानी हम लोग को जो चोट लग जाता है तो खून निकलने लगता है, ठीक है ना, तो कौन सा थक्का बनता है जो हमारे खून को रोक देता है, ठीक है ना। तो चलिए, ए नंबर में है लाल रक्त कोशिका जिसको आरबीसी कहते हैं, बी नंबर में है श्वेत रक्त कोशिका जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं, सी नंबर में है प्लेटलेट्स, डी नंबर में है लसिका। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा सी प्लेटलेट्स, ठीक है ना। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव मार्ग को रक्त की थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, ठीक है ना, तो वो हो जाता है प्लेटलेट्स, ठीक है ना। चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन कहता है, हृदय से रक्त यानी रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, ठीक है ना। हमारे जो है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में कैसे पहुंचाया जाता है? फेफड़ों द्वारा, बी है निलय द्वारा, सी है अनिंदों द्वारा, डी है इनमें से सभी के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा बी निलय के द्वारा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों मतलब पत्तों में जो है गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? सिरा में, रंध्र में, मध्यसिरा में, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी रंध्र में, ठीक है ना। पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है पत्तियों में, वो रंध्र से होता है, ठीक है ना। 52 नंबर का क्वेश्चन देखिए, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, कितने गुना पर देखा जाता है, ठीक है ना। तो 5 गुना पर, 10 गुना पर, 25 गुना पर या 45 गुना पर। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड स्कोप से जो देखा जाता है वो कितने गुना पर देखा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी 10 गुना पर। चलिए 53 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी पौधों में जाइलम का क्या कार्य है? आगे पढ़ाए थे आप लोगों को जल का वाहन के लिए, ठीक है ना। चलिए 54 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एडीपी, एटीपी, डीटीपी, पीडीपी। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी ए टी पी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? अग्न्याशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी यकृत यानी लीवर से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, ठीक है ना। कवक जो होते हैं उनमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी, संभोजी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए मृतजीवी, ठीक है ना। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
रुधिर, रक्त, रक्त को क्या कहते हैं, रुधिर कहते हैं, ठीक है ना। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, फिर भी आप लोग इसका आंसर कीजिए। ए है लसिका, बी है प्लाज्मा, सी है प्लेटलेट्स, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी, प्लेटलेट्स, ठीक है ना। अंठावन नंबर का क्वेश्चन देखिए, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है, ठीक है ना। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है, वृक्क, रक्त, श्वेत श्वेत ग्रंथि या अग्नाशय, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ए, वृक्क, ठीक है ना। हमारे शरीर से जो है अपशिष्ट पदार्थों को कौन बाहर निकालता है, तो वृक्क यानी किडनी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी आप लोग इसका आंसर कीजिए। स्पर्शक के द्वारा, जीभ के द्वारा, कूटपात के द्वारा या मुंह के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा सी, कूटपात के द्वारा, ठीक है ना। अमीबा अपना भोजन कूटपात के द्वारा पकड़ता है, ठीक है ना। 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के श्वसन में से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, यानी किस प्रकार का श्वसन में अधिक ऊर्जा जो है खर्च होता है, ठीक है ना। वाव्य, बी है अवाव्य, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, वाव्य, ठीक है ना। चलिए 61 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मछली का श्वसनांग है, ठीक है ना, यानी मछली किससे सांस लेता है। ए है ट्रैकिया, बी है गिल्स, सी है त्वचा, डी है फेफड़ा। तो आप मछली किससे सांस लेता है, यानी मछली का श्वसन अंग कौन है, तो आप पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं गिल्स, ठीक है ना, यानी गलफरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, ठीक है। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, ठीक है। फिर भी आप लोग इसका आंसर कीजिए। ए है रंध्र, बी है जड़, सी है तना, डी है टहनी। इसका आंसर हो जाएगा ए ही, रंध्र, ठीक है ना। रंध्र के द्वारा क्या होता है, गैसों, पौधों एवं पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए 63 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, यानी किसका दिल जो है सबसे तेज धड़कता है। ए नंबर में है ब्लू व्हेल, बी नंबर में है चूहा, सी नंबर में है हाथी, डी नंबर में है आदमी। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। सबसे तेज धड़कन किसका होता है, हम ही लोगों का होता है, यानी आदमी का होता है, ठीक है ना। चलिए 64 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के वृक्क निम्न में किससे संबंधित है। हम लोग का गुर्दा जो है, किडनी, किससे संबंधित है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, फिर भी आप लोग इसका आंसर कीजिए। पोषण से, श्वसन से, परिवहन से या उत्सर्जन से। इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्सर्जन से। चलिए 65 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, हरे पौधों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ हरे पौधों यानी पादपों में होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव के जो हृदय होते हैं यानी दिल में कितने कोष्ठ होते हैं। ए है 3, बी है 4, सी है 8, डी है 2। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, 4, ठीक है ना। मानव के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त क्या है, यानी खून जो है हमारा क्या है, कोशिका है, ऊतक है या पदार्थ।
इसका आंसर हो जाएगा ए। रक्त क्या है? ऊतक है, ठीक है ना। ऊतक किसको कहते हैं? समान संरचना तथा समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, ठीक है ना। चलिए 68 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव का आहार नाल का जो है सबसे लंबा भाग कौन है? अमाशय, छोटी आंत, ग्रास नली, बड़ी आंत। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। चलिए 69 नंबर का क्वेश्चन देखिए। प्राक्कन निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? प्राक्कन जो होते हैं निम्न में किसके अंदर बनते हैं? प्राक कोश में, अंडाशय में, वर्तिका में या पत्तियां में? चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, प्राग कोश में, ठीक है ना। प्राक्कन बनते हैं प्राक कोश के अंदर, ठीक है ना। चलिए 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए। चालनी नलिकाएं पाई जाती है जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, एक कोशिकीय पौधों में। इसका आंसर हो जाएगा बी, जाइलम में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? ए है अस्थि कोशिका, बी है पेशी कोशिका, सी है न्यूरॉन, डी है मास्टर सेल। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है वो है न्यूरॉन, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि न्यूरॉन का चित्र भी बनाने के लिए दिया जाता है। आपको लगभग एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, चाहे वो तिमाही हो, छमाही हो, या टेस्ट एग्ज़ाम हो, या फिर सालाना एग्ज़ाम हो, ठीक है ना। न्यूरॉन का चित्र पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए आप लोगों को कुछ चित्र दिखा देते हैं। आप लोग इस चित्र को बनाने की कोशिश करिएगा। चलिए एक चित्र पर चलते हैं। देखिए ये न्यूरॉन का चित्र है, ठीक है। बहुत ही आसान है ये चित्र बनाना। किसी वीडियो में आप लोगों को चित्र बनाकर दिखा देंगे, इसमें बनाने में कोई ये नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इस चित्र को बनाने के लिए सीखिएगा। ये हर एग्ज़ाम में आपको 3 से 5 नंबर का होगा। आप लोग अगर सीख जाते हैं तो 3 से 5 नंबर आप लोगों का समझिए पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये चित्र बनाकर जो है ये इसको भी लिखना है, ठीक है। ये भी लिखना है, कोशिका काय को भी लिख देना है, ध्रुमिका को भी लिख देना है, ठीक है। तंत्रिका को भी लिखना है, तंत्रिका का अंतिम सिरा को भी लिख देना है, ठीक है। ये सब लिखिएगा तो आपको पूरा नंबर दे दिया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है। तो ये चित्र जो है आप लोग हर हाल में जो है बनाने के लिए सीख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? वो न्यूरॉन ही होती है, ठीक है ना। चलिए दूसरा दिखा देते हैं आप लोगों को। ये है नेफ्रॉन का चित्र। ये भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये भी बनाना एकदम आसान है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी पर बनाइएगा कट पेंसिल से। और बहुत आप लोग जो है प्रैक्टिस करने पर ये आराम से बन जाएगा। बहुत ही आसान ये बनाया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा और बनाने के लिए सीखिएगा, ठीक है ना। और आप लोगों को सब लिखना है, इसमें जितना भी है ये सब लिखना है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये जितना भी है सब लिख लेना है, ठीक है ना। आप लोग सब लिख दीजिएगा, ठीक है।
तो आप लोगों को क्या होगा, 1 नंबर भी एग्जामिनर के द्वारा नहीं काटा जाएगा। ये कम से कम 5 नंबर को आपका पूछा जाएगा, 5 नंबर में, ठीक है। ये नहीं तो न्यूरॉन का चित्र हर हाल में भी पूछा जाता है, ठीक है। और एक होता है अमीबा का, ठीक है ना। तो आप लोग अमीबा का भी चित्र बनाने के लिए सीखिएगा, आपके बुक में दिया होगा। बहुत ही आसान है अमीबा का चित्र बनाना, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है हम लोग। चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं, तो ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो न्यूरॉन है, ठीक है ना। चलिए 72 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। ए है इथिलीन, बी है साइटोकाइनिन, सी है ऑक्सिन, डी है ऑक्सीटॉक्सिन टॉसिन। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑक्सीटॉक्सिन, ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं हरे पौधे, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्पादक, ठीक है ना। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते। उत्पादक का मतलब होता है कि किसी पर निर्भर नहीं होना, ठीक है ना। और उपभोक्ता उसको कहते हैं जो दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI है, बहुत बार पूछा गया है, लगभग सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। आप लोग इसको समझिएगा, ठीक है। चलिए 74 नंबर का क्वेश्चन देखिए, VVI क्वेश्चन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी यानी पौधों को पोषण के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है ना। ए है क्लोरोफिल, बी है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सी है सूर्य का प्रकाश, डी है इनमें से सभी। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, ठीक है ना। तो देखिए इसको, पौधों को किस किस की आवश्यकता होती है, तो वो क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल के कारण क्या होते हैं, पौधे हरे दिखाई देते हैं, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है तथा जल की भी आवश्यकता होती है, समझ गए ना। और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती ही है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 2013 में पूछा गया, 15 में, 16 में, 19 में, 21 में, यानी लगभग पूछा ही गया है, ठीक है। आप लोग इसको देखिएगा। चलिए 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, पेरिकार्डियम से। मानव का हृदय पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है, ठीक है ना। चलिए 76 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, फिर भी आप लोग इसका आंसर कीजिए। ए है यकृत, बी है मुहुआ, सी है अमाशय, डी है छोटी आंत। इसका आंसर हो जाएगा ए, यकृत से, ठीक है ना। चलिए 77 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। हीमोग्लोबिन के कमी से कौन सा रोग होता है। ए है मधुमेह रोग, बी है पीलिया, सी है एनीमिया, डी है डायरिया। इसका आंसर हो जाएगा सी, एनीमिया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, 78 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन का वाहक है WBC, लसीका, RBC या इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, RBC, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा
तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको कौन क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन आगे वीडियो हम बनाएंगे दूसरे चैप्टर का, तो पहले इसका डाउट क्लियर कर देंगे तभी आपको हम दूसरे चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो अगले वीडियो से हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दूसरा चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। आप लोग एक बार इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम किसी दिन कराएंगे पहला चैप्टर का, जो इम्पोर्टेंट होगा, जो एग्ज़ाम में आपका आता है, वो एक दिन हम करा देंगे आपको सब्जेक्टिव। फ़िलहाल अभी ऑब्जेक्टिव ही करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट भी करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, हमारे चैनल को, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ठीक है, गुड बाय।